कट्टू के किरदार में ऐसी क्या खास बात है कि अभी तक दर्शक उसके पैथोस से जी। इतना कनेक्ट करते हैं? मैं गोपाल ठक्कर उर्फ गट्टू। हाय। काफी दिनों तक एक चिल्ड्रंस होम में जाता था, उनके साथ मैंने काफी दिन बिताए, उनके साथ खाना खाया, गाने गाए, पर अंदर से वो महसूस कैसा करते हैं तो वो मेरे जहन में बस गया। आपका वो किरदार दुष्यंत का, जो कि आपने साराभाई वर्सेस साराभाई में निभाया, आज उसको लोग कल्ट मानते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि जब ये शो आया था उस वक्त इसकी टीआरपी बहुत खराब थी। इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, लाइक पीपल राइटली से सो। 2004 में हुआ था और अभी 2026 चल रहा है। 22 साल हो गए और फिर भी आज की ये जेन जी जनरेशन भी साराभाई वर्सेस साराभाई को इंटरनेशनल शोज के साथ इजीली कंपेयर करती है। ऑफिस में जो आपका किरदार है पटेल का, तो आपके उस किरदार के बारे में बताइए। हर जगह हूँ तो पटेल ही, हर जगह बोलूंगा तो दो बातें ही, पर उसको मैं किस तरह से अलग बनाऊं, तो मेरा चैलेंज ये रहता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ कि लोग आपको पहचानने लगे, आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होने लगी? तो मैं लोकल बस से ट्रैवल करता था, तो लोग देखने लगे और लोग मुझे पहचानने लगे। मुझे आवाज आती थी, वही है क्या? अरे नहीं, टीवी एक्टर क्या ऐसा बस में थोड़ी ट्रैवल करेगा। तो शर्मिंदगी भी महसूस होती कि हाँ यार, तो अब मैं क्या करूँ, पर पैसे नहीं थे। सर, आपके लिए सबसे यादगार फैन मोमेंट कौन सा था इस किरदार को लेकर? गट्टू का एक फैन था बच्चा, वो कैंसर पीड़ित था और उसकी आखिरी इच्छा थी गट्टू से मिलने की। और जब मैं गया तो सिर्फ हाथ फैलाया, वो आके मुझे ऐसे लिपट लिया। वो जो मोमेंट था ना, वो मेरी जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बाकरवड़ी का हमने अभी जिक्र किया, तो उसमें अन्ना का किरदार था, काफी मजेदार वो कैरेक्टर था। ये जो बाकरवड़ी जैसी दिखती है ना, वो मरीजों की आंखें हैं, आंखें। पुम पुम्पा चोली तो जगमग में हूँ, वो पूरा गाना गाता है, डांस करता है और फिर खत्म करके फिर बोलता है ऐसे गाने बनाता है मेरा दामाद। थपकारू करके एक फिल्म है जो कि गुजराती भाषा में है। बहुत गहरी बात ये फिल्म कहती है, इन अ वेरी एंटरटेनिंग फॉर्म। आपने मालगुडी डेज कर लिया था और उसके बाद फिर एक पीरियड ऐसा आया कि जब आपने जीवन यापन के लिए सोडा मशीन बेचने का काम किया। वो तभी मैं थोड़ा मायूसा हो गया। हेलो, हाँ, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं गट्टू, आज हमारे साथ हैं दुष्यंत, आज हमारे साथ हैं पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच विभू। सर, जैसे मैं घर में बात कर रहा था कि मैं आपके साथ बैठने वाला हूँ, तो मेरी वाइफ ने बोला अच्छा ये तो हो जाता था ना। एक जो वो कनेक्शन है ना, एज एन एक्टर आपको क्या लगता है सर कि गट्टू के किरदार में ऐसी क्या खास बात है कि अभी तक दर्शक उसके पैथोस से जी इतना कनेक्ट करते हैं? जी, वही गट्टू का जो कैरेक्टर था इतना बढ़िया सोचा हुआ था और लिखा हुआ था। और उसमें जब शूटिंग शुरू होने से पहले मैं काफ़ी दिनों तक एक चिल्ड्रंस होम में जाता था, वहाँ इस तरह के बच्चे हों, तो उनको ऑब्ज़र्व करता था, उनके साथ मैंने काफ़ी दिन बिताए, उनके साथ खाना खाया, गाने गाए, खेल-कूद की वगैरह-वगैरह, उनके साथ बातचीत की, उनके बारे में, फैमिली के बारे में, जनरल वगैरह-वगैरह। ऑफ़ कोर्स वहाँ मुझे अलग-अलग डिग्री के लोग थे, तो जिनको ज़्यादा उस किस्म का था, वहाँ मुझे अलाउड नहीं था, पर कुछ डिग्री तक मुझे अलाउड था। तो उनके साथ मैं इतना घुल-मिल गया, उनका दोस्त-सा बन गया। तो उस प्रोसेस के दौरान मुझे काफ़ी कुछ जेस्चर्स, पोस्चर्स, बिहेवियर वो सब तो मिला ही, पर अंदर से वो महसूस कैसा करते हैं, उसके अंदर क्या इमोशन है कि वो अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए उनकी आँखों में नमी आ जाती है। बाकी भले ही कुछ भी पागलपन, ये वो, हँसी-मज़ाक, खेल-कूद करते हैं, लेकिन अचानक 1 या 2 शब्द, 2 वाक्य ऐसा बोल देते हैं या तो किसी का सुन के कुछ ऐसा कोई रिएक्ट कर देता है, तो वो मेरे ज़हन में बस गया। उनकी भावनाओं को मैंने फ़ील करने की कोशिश की, जो गट्टू का कैरेक्टर निभाने के लिए मुझे काफ़ी मददरूप हुआ और इसलिए शायद गट्टू का पैथोस मैं लोगों तक काफ़ी हद तक पहुँचाने में सफल रहा। एंड आई फ़ील इट बिकेम वन ऑफ माय मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स टिल डेट। फिर राखी के दिनों में गट्टू के फ़ोटो वाली राखियाँ बिकती थी। मकर संक्रांति के दिनों में गट्टू के चेहरे वाली पतंग उड़ती थी आकाश में। एक बार तो बकरी ईद थी,
तो किसी ने मुझे बताया ये किस्सा कि एक सबसे महंगा एक बकरा था, बकरा है। तो पूछा कि ये क्यों? बोलते ये तो गट्टू बकरा है इसलिए महंगा ही होगा। तो ओह! इस तरह के किस्से हुए गट्टू के साथ। एक बार जो आपने ज़िक्र किया कि गट्टू खो जाता था, आपके मिसेज़ ने बताया, तो वो जब ट्रैक चल रहा था लगभग 1 डेढ़ महीने तक वो ट्रैक चला, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि गट्टू अपनी फैमिली से बिछड़ गया है। वो कहीं किसी ट्रक में बैठ गया और कहीं किसी और शहर में पहुँच गया है और लोग परेशान थे तब ईमेल्स और मैसेजेस ये वो कि गट्टू को अब वापस मिला दो बेचारे को, है ना? अपनी फैमिली परेशान है, फैमिली गट्टू के लिए परेशान है और गट्टू बाहर की दुनिया में घूम फिर रहा है बिना फैमिली के। ऐसे ऐसे स्वभाव का ऐसी उसकी दिमागी हालत है। तो बहुत सिम्पैथी मिली और लोग बहुत लेटर्स लोगों ने लिखे कि आप प्लीज़ गट्टू को मिला दो वापस फैमिली से। तो एक तो औरत ने मतलब मैंने सुना है और ये हकीकत है, जी। मेरी मौसी रहती थी पार्ला ईस्ट में, तो उनकी पड़ोसन वो लगभग 40 साल की थी। वो गट्टू की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो विले पार्ला से दादर सिद्धिविनायक मंदिर तक वो चल के गईं। उन्होंने मन्नत माँगी क्या थी बात कर रहे हैं? कि मैं भगवान गणपति बापा की मन्नत माँगती हूँ कि मुझे गट्टू मिल जाए अपने परिवार से। तो इतना प्यार और ये कि ऐसे सारी कहानियाँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना प्यार करते हैं लोग, अपना फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। तो हम उनके लिए ऑडियंस के लिए ऐसी ऑडियंस के लिए जितना ही करें वो कम है, जितनी ही मेहनत क्यों ना करें वो कम है। कितनी बड़ी बात है ना बहुत कि बड़ी बात आप पर्दे पर एक किरदार निभाते हो है। और या उससे आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर देते हो। जी, जी। तो ये मतलब अपने आप में बहुत जी, जी, बहुत, बहुत बहुत। बहुत बड़ी बात है। जी, जी। अच्छा, सर आपने अभी बातचीत के दौरान ये कहा कि 5 साल तक आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता रहा। इसको मैं थोड़ा विभाजित करता हूँ, हुँ, इसको मैं थोड़ा तोड़ता हूँ अपने जी, दर्शकों के जी। लिए कि जहाँ तक मुझे पता है हुँ, कि शुरुआत के कुछ सालों तक हुँ। आपको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिलता रहा जी, इस रोल के लिए और जी, बाद में जी। इसी रोल के लिए हुँ। आपको बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का जी, अवार्ड मिलने जी, लगा। जी, इस शिफ्ट के बारे में बताइए कि कॉमेडियन से फिर ड्रामा में कैसे मतलब कि जी, आपको अवार्ड मिलने लगा? जी। वो जो पहला साल था तब बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी जी। ऐसा मिला। तो मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हुआ था कि ऑफ़ कोर्स गट्टू का किरदार जो था, वो ऐसा क्यूट था, प्यारा था कि उससे बहुत ह्यूमर बाहर आता था, बहुत ही ज़्यादा और बच्चे तो दीवाने थे उसके। और उसकी क्यूटनेस, उसके भोलेपन की शरारतें या जो भी कहो, उससे बहुत सारे लाफ्टर्स आते थे, हँसी के फव्वारे छूटते थे। तो इसलिए शायद एक कॉमेडी कैरेक्टर के तौर पर गट्टू को शुरू में लिया गया। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब गट्टू के पैथोस की कहानियाँ शुरू हुईं, ये ट्रैक्स ऐसे सारे शुरू हुए जहाँ गट्टू खो जाता है। एक बार गट्टू जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं और पाव भाजी का ठेला है। उसको पाव भाजी खाने का मन है बहुत, पर पैसे नहीं है। वो देखता रहता है पाव भाजी को छन करते हुए, उसमें पानी डालता है और धुआँ निकलता है और गट्टू तो देखते रहता है और वो बोलता है कि मैं सूँघूँ सिर्फ़ और वो पाव भाजी वाला उसके हटा देता है। तो ऐसे सारे सीन्स आए, ऐसे सारे ट्रैक्स आए, जहाँ गट्टू को देख के लोगों की आँखों में आँसू आ गए और तब से फिर धीरे-धीरे गट्टू सिर्फ़ एक कॉमिक कैरेक्टर ना रह के एक फुल फ्लेजेड एक किरदार बन गया जिनके साथ जो पैथोस था, जो सहानुभूति थी, वो सारी सहानुभूति लोगों तक पहुँचने लगी और इसीलिए शायद बाद में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के अवार्ड्स मिलने लगे। हुँ। और आज तक हम लोग उसका ज़िक्र कर रहे हैं उस किरदार का। जी, जी। सर आपके लिए सबसे यादगार फ़ैन मोमेंट कौन-सा था इस किरदार को लेके जो जिसको आपने पर्सनल महसूस किया? मतलब कि आपको लगा कि माय गॉड! ये किरदार इतना प्रभावित करने लगा है लोगों को या लोगों की ज़िंदगी या उस किरदार से लोग उस हद तक जुड़ गए हैं? एक ऐसा किस्सा था कि एक गट्टू का एक फ़ैन था बच्चा, वो कैंसर पीड़ित था और कहा गया था कि उनके फैमिली वालों को कि अब ज़्यादा दिन है नहीं बच्चे के पास और उसकी आखिरी इच्छा थी गट्टू से मिलने की। इस बारे में मुझे जब पता चला मैं तुरंत दौड़ा उस बच्चे को मिलने हुँ। और जब मैं गया तो उसके बाल निकाले हुए थे और मैं मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सिर्फ़ हाथ फैलाए, वो आके मुझे ऐसे लिपट लिया। वो जो मोमेंट था ना, वो मेरी ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा।
कि यार इस बच्चे की आखिरी इच्छा है, और मैंने इतनी मिन्नतें की भगवान से कि मत इसको प्लीज छोड़ दो, इसको बच्चे को जिंदा रहने दो। तो वैसे सारे मोमेंट्स हैं ना जो कभी नहीं भूला पाते। रियल लाइफ में भी आप गट्टू हैं, अभी आपके आंखें नम हो गई ये बात याद करते करते। नहीं, हम ज़्यादातर कलाकार हम थोड़े संवेदनशील तो होते ही हैं, तभी शायद हम अ, किरदार को निभाने में सफल रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने गट्टू का जिक्र किया, एक ऐसा ही कालजयी काम आपने किया और आपका वो किरदार दुष्यंत का, जो कि आपने साराभाई वर्सेस साराभाई में निभाया। अब ये बहुत कम लोगों को पता है, खास करके इस नई जनरेशन को, कि इस कमाल के शो में ना सिर्फ आपने एक्टिंग किया था बल्कि इसको आपने डायरेक्ट भी किया है। जी। जी हाँ, इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। आज उसको लोग कल्ट मानते हैं, लेकिन जी। मुझे पता चला कि जब ये शो आया था उस वक्त इसकी टीआरपी बहुत खराब थी। जी। इसके बारे में बताइए आज की जनरेशन को सर, जो आज कल्ट बना के बैठे हुए हैं इसको। हाँ, तो हम लोग बड़ी शिद्दत से काम करते थे, अच्छा काम करते थे। वी फेल्ट प्राउड ऑफ व्हाट वी वर डूइंग। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा बहुत तो वो रहता ही मेरे साथ, खास करके यार ये मैंने अच्छा नहीं किया, थोड़ा वो मेरे को वो करना चाहिए था, या थोड़ा ये शॉट ऐसे लेते थे, और वहाँ उनका रिएक्शन, और मुझे ऐसा मैं एंडलेस एज ए वो डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर वो मेरा प्रोसेस एंडलेस रहता है, चाहे एज ए एक्टर हो चाहे एज ए डायरेक्टर हो। पर ओवरऑल वी फेल्ट कि मस्त मज़ा आ रहा है। चैनल बहुत खुश थी, चैनल की जो क्रिएटिव टीम थी वो हमारे शो से बेहद खुश खुश थी, और सेट पे आते थे ऐसे ही एंटरटेन होने वैसे। पर समहाउ वो कनेक्ट नहीं कर पाई, वो शो ऑडियंस तक पहुंचा नहीं, क्योंकि उसका ह्यूमर था या जो उस तरह से ट्रीटमेंट था या जो भी है, तो वो लोगों तक पहुंचा नहीं, और इसलिए उसकी रेटिंग बहुत कम रही, और बहुत महंगा शो था। अच्छा। क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकार, इतना बड़ा सेट, उमंग कुमार का सेट था, हम्म। तो इतना एक्सपेंसिव शो होने के बावजूद उसकी टीआरपी बहुत कम थी। क्या बजट क्या रहता था सर उस वक्त वो वैसे? तो सब, क्योंकि आई एम नॉट इनटू प्रोडक्शन, सो आई नेवर अच्छा, गॉट इनटू इट। हाँ। पर उसके सामने एक दूसरा शो था जो स्टैंड अप कॉमेडी का शो था, आई डोंट रिमेंबर द नेम। हम्म। सो मेनली वो शो कंपैरेटिवली काफ़ी कम बजट में बनाया गया था, पर उसकी हम्म। रेटिंग 7 गुनी 8 गुनी हम्म। ज़्यादा थी टीआरपी साराभाई वर्सेस साराभाई से। हम्म। सो या ऑफ कोर्स हमको बहुत दुख होता था कि यार लोग क्यों नहीं समझते, या हम खुद को ही महान समझते हैं पर हैं नहीं। हम अपने आप में ही हम 4 लोग, अरे क्या मस्त मस्त ये मस्त। फील होता था उस ये वक्त फील होता था कि हम्म। शायद वी मे बी वी ओनली थिंक कि वी आर ग्रेट, बट एक्चुअली वी आर नॉट। सी लुक एट देम। पर पर्सनली हमको नहीं अच्छा लगता था वो, कि वो करना चाहिए, नहीं हम करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स देयर फोर्टे, इट इज नॉट आवर फोर्टे। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, पर वो हम नहीं कर पाए। और अभी इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, लाइक पीपल राइटली से सो। धीरे 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 करके साराभाई वर्सेस साराभाई पॉपुलर होने लगा, और इतना हो गया कि आज तक, अभी इस बात को 2004 में हुआ था और अभी 2026 चल रहा है, 22 साल। 22 साल हो गए, और फिर भी आज की ये जेन जी जनरेशन भी साराभाई वर्सेस साराभाई को इंटरनेशनल शोज के साथ इजीली कंपेयर करती है। नहीं नहीं क्योंकि क्या है ना कि अच्छी चीजें जो है ना वक्त लगता है, जी। लेकिन वो सही ऑडियंस तक पहुंचती है। जी। और जो अहेड ऑफ इट्स टाइम वाली बात आपने की, हम्म। आपके एक और शो का मैं जिक्र करूंगा और मैं इससे फिर कनेक्ट करूंगा। हम्म। और ये इत्तेफाक हो सकता है हम्म। कि ऑफिस ऑफिस में जो आपका किरदार है पटेल का, तो उसका एक तकिया कलाम था कि 2 बातें हो सकती है, ठीक है। और जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए सर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपका एक एपिसोड देखा गैस की किल्लत वाला, ओके। जिसमें आप गैस एजेंसी के मालिक बने हुए हैं। ओके। और जब अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो देश में वैसा ही माहौल है हाँ। जहाँ पे गैस की किल्लत हो गई है। अभी वो सीन को लेके लोग जो हैं वो बहुत वायरल हो रहा है, वो बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ। बताइए कब का किया हुआ और आज भी वो मतलब कि Connect कर रहे रेलेवेंट हैं, हो जाता हाँ। है। कैसे देखते हैं आपके उस किरदार के बारे में बताइए, वो जो तकिया कलाम था वो बताइए, हाँ। जो शो था उस शो को अभी जो लोग जिस तरह से देखते इसके बारे में बताइए सर। जी, वो शो भी बड़ा ही मज़ेदार शो था, और उसका भी मैं क्रेडिट, सबसे पहला क्रेडिट राइटर को देना चाहूँगा। अश्वनी धीर लिखते थे, बहुत ज़बरदस्त लिखते थे, और राजीव मेहरा जी ट्रीट करते थे जस्ट परफेक्टली, जिस तरह से उस शो को ट्रीट किया जाना चाहे। और हमारी उसमें भी टीम ऑफ
एक्टर्स थी वो बड़ी मज़ेदार थी। ज़्यादातर हम थिएटर के कलाकार थे। पंकज कपूर जी थे जो इतने सीनियर थे, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला, और मनोज पावा, संजय मिश्रा, सब मतलब आपस में हम एक बड़ी अच्छी बात ये होती है ज़्यादातर कलाकार जो अच्छे कलाकार हों, कि सामने वाला कलाकार अगर अच्छा हो तो मैं खुश होता हूँ कि अरे वाह! सामने मनोज पावा है, अरे मज़ा आएगा। कुछ किस्म के एक अलग कैटेगरी के कलाकार विपरीत टाइप के भी होते हैं कि अच्छा ये है और ये है क्या? इसको अभी वो वन अप कैसे करें? तो फिर वो पैंतरे वगैरह वो शुरू हो जाते हैं। मतलब वन अप की जगह नीचा कैसे दिखाएं सह नीचा कलाकारों करे को कि उस मैं समय ज़्यादा ऊपर? महान हूँ हाँ, या मैं, तो वहाँ बिल्कुल वो माहौल नहीं था। हम सब एक-दूसरे की हेल्प करते थे, रीडिंग करते थे। और दूसरी बात कि वहाँ अ, देयर वाज़ नो इम्प्रोवाइज़ेशन। जो लिखा हुआ था ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर सब कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन। लिखा हुआ था। सब कुछ लिखा हुआ था। ओह! मेरी एक भी मेरा जो 2 बातें वाला डायलॉग है, हुँ, वो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने लिखा है या कुछ 2 लाइन भी उसमें इम्प्रोवाइज़ किए। वो लिखा इतना बढ़िया गया था। ऑफ़ कोर्स उसको मैंने अपनी तरह से ढालने की कोशिश की, कि ऑफ़िस में अलग-अलग ऑफ़िसेस मतलब दिखाते थे, कि जैसे आपने ये गैस हाँ, गैस की किल्लत वाला। गैस एजेंसी का ज़िक्र किया, कभी चैनल ऑफ़िस दिखाते हैं, तो कभी पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल वगैरह-वगैरह, और हर जगह मैं होता हूँ पटेल ही। कहीं वार्ड बॉय बनता हूँ, कभी इंस्पेक्टर बनता हूँ, तो कभी गैस एजेंसी का मालिक, तो कभी चैनल हेड। तो हर जगह हूँ तो पटेल ही, हर जगह बोलूँगा तो 2 बातें ही, पर उसको मैं किस तरह से अलग बनाऊँ, तो मेरा चैलेंज ये रहता था। तो सुबह-सुबह जब स्क्रिप्ट आता था, और हम लोग 1 दिन में 1 एपिसोड पूरा शूट कर लेते थे, अच्छा। 1 दिन में। और मल्टी कैम सेटअप था, कितने कैमरे से होता था शूट सर? 3 कैमरा सेटअप। 3 कैम से ही? जी, जी। ओके। और और हम लोग बहुत रीडिंग करते थे, बहुत रीडिंग 8, 10, 12 बार, मतलब 5-5, 6-6 पेजेज़ के सीन्स हम 1 शॉट में करते थे। ओह! थिएटर के सब मज़े एक्टर्स हुए थे। कलाकार हैं तो हाँ, मतलब क्या ही है तो उसमें। हम बहुत रीडिंग है, 10-12 जी। रीडिंग करते थे जब तक एवरीबॉडी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। हुँ, फिर फ्लोर पे जाके हम लोग बस एक टेक्निकल रिहर्सल करते, स्टेजिंग करते थे, टेक्निकल रिहर्सल करते थे, और फिर शूट करते थे। ज़्यादातर फर्स्ट या सेकंड टेक ओके हो जाता था। हुँ, तो सुबह का जो टाइम होता है, जब तक वो सेटिंग-वेटिंग चल रहा होता है, पूरा लाइटिंग-वाइटिंग पूरे सेट को, क्योंकि 3 कैमरा सेटअप है वगैरह, तो थोड़ा टाइम लगता था। तो हमारे पास 1 डेढ़ घंटा होता था, और एपिसोड तब सुबह हाथ में आया होता था। तो वो 1 डेढ़ घंटा जो है, वो मेरे लिए काफ़ी हो जाता था, उस रोल को स्टडी करने में। पूरा मैं शुरू से लेकर एंड तक पढ़ता हूँ। ओवरऑल एपिसोड भी, और फिर पटेल इसमें क्या-क्या कर रहा है, किस तरह का पटेल है। इसमें मैं पटेल को किस तरह का अलग पटेल बनाऊँ। हुँ, चाहे उसके अप्रोच से, चाहे उसके लुक से, उसकी आवाज़ से, उसकी चाल से, ढाल से, फला-ढिमका, मूंछ लगाऊँ, चश्मा लगाऊँ, टोपी लगाऊँ, व्हाटएवर, हुँ, मतलब ये गेटअप के अलावा उसका एटीट्यूड कैसे रखूँ? कैसे इस पटेल को निभाऊँ मैं? ये 2 बातें तो ये भी बोलेगा, लेकिन उस 2 बात से अलग ये 2 हुँ, बात कैसे दिखेगी? हुँ, तो ऐसा मैं क्या करूँ? हुँ, तो ये मैं समझता हूँ, ये मेरी एक्टर की, एज़ एन एक्टर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ, लेता हूँ, तो राइटर ने इतना अच्छा काम किया है, डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, तो मुझे कास्ट किया है, तो हुँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँ। मैं सिर्फ़ लिखी हुई लाइनें बोल दूँ, डायरेक्टर ने कहा है वहाँ खड़ा रह जाऊँ, वहाँ बैठ जाऊँ, वो तो कोई भी कर लेगा। हुँ, उसके लिए अच्छा एक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक नॉर्मल साधारण सा एक्टर भी होगा तो कर लेगा। हुँ। पर मैं अपने आप को अच्छा एक्टर समझता हूँ, तो मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मेरा प्रयास वो रहता है कि मैं क्या, व्हाट डू आई ब्रिंग टू द टेबल, हुँ, हुँ। तो ये मेरा प्रयास ओके, रहता है। ओके। सर आपने ये ज़िक्र किया, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके करियर को अगर मैं देखूँ, तो अभी रिसेंट जो आपका काम है, जैसे अभी आपकी फ़िल्म आ रही है धबकारू करके, हुँ, आपने ताज़ा खबर में काम हुँ, किया, अलग किरदार था, हुँ, धबकारू में अलग किरदार है, आपने कमाल की सीरीज़ है जो कि मॉक्यूमेंट्री है, या ब्लैक, उसमें व्हाइट एंड ग्रे। ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे उसमें कंप्लीट ही अलग अलग किरदार है। लेकिन जब मैं आपकी फ़िल्मोग्राफ़ी को शुरू से देखता हूँ, तो आपने मालगुडी डेज़ किया, हुँ, उसके बाद आपके हिस्से एक बड़ी फ़िल्म आई, जो हुँ, जीता वही हुँ, सिकंदर। उस फ़िल्म के बाद 20 से 25 फ़िल्मों में आपने एक तरह का ही किरदार निभाया। हुँ।
वो हीरो के दोस्त वाला ही किरदार आपने जी। निभाया, जबकि अभिनेता तो आप बहुत ही मजे हुए हैं, आपने उसको बाद में प्रूव भी किया। तो उस दौरान क्या रही आपकी मजबूरी थी, आपको अपना किचन चलाना था, इसीलिए आप उस रोल को कर रहे थे, आप सवाल नहीं कर सकते थे। वो दौर कैसा था सर आपका? वो दौर ऐसा था कि मार्गोरी डेज़ तो ऐसे ही कॉलेज में था, कॉलेज के ड्रामास करता था और मार्गोरी डेज़ ऐसे ही हाथ लग गया, कर लिया, लोगों ने तारीफ़ की। एक ही एपिसोड था भले, नित्या नाम था उसका। नित्या नाम था हाँ, उस एपिसोड का। और 22वां था एपिसोड हाँ, 22। हाँ, करेक्ट, यू रिमेंबर दैट आल्सो। सो और फिर जो जीता वही सिकंदर आई, वहाँ से फिर ज़िंदगी बदल गई, कह सकता हूँ। पहले तो मैं सीए या सीएस जी। बनना चाहता था। हुँ। फिर मुझे अपना कॉलिंग समझ में आ गया कि नहीं यार, मैं शायद सीए या सीएस बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं एक्टर या डायरेक्टर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। हुँ। वो कॉलिंग समझ में आ गई और फिर उस दिशा में जाने का निश्चय किया। घर से प्रेशर था कि शादी कर ले, 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, वगैरह, हुँ, वगैरह। हुँ। मैंने कहा नहीं मैं तब तक 13 लड़कियाँ आपका दिल तोड़ चुकी थी। हाँ, 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 करेक्ट। उस पे मैं भी हम लोग आएँगे। जी, तो फिर मैंने कहा शादी तो कर लूँ पर पहले थोड़ा ठीक-ठाक सेटल। का घर हुँ। खरीद लूँ, एक गाड़ी खरीद लूँ, फिर शादी करूँगा। तो वो एक गोल था और फिर उस गोल को पाने के लिए मैंने आगे-पीछे ना देखा, सिर्फ पर डे पूछा हुँ। कि भई पर डे रेम्यूनरेशन क्या होगा? हुँ। रोल कैसा भी हो मैं कर लूँगा। कितना मिलता था उसमें पर डे? तभी कुछ 1000, 1200 ऐसा अच्छा, कुछ मिलता था 1000-1200 पर ओके। डे, हुँ। कभी 1500। अ, पर वही फिर आगे-पीछे रोल-वोल ना पूछते हुए मैं पैसे ऐंठने लगा, जमा करने लगा हुँ। और फिर हाँ, एक घर खरीदा, एक गाड़ी खरीदी कौन-सी सेकंड थी पहली गाड़ी? मारुति 800। अच्छा, हाँ, ओके। वो सेकंड हैंड थी, पर वो मुझे लगा कि हाँ, मेरी अपनी गाड़ी है। हुँ। फिर मैंने शादी की। सो दैट वाज़ द पीरियड जहाँ वो 20-25 फ़िल्में की। हुँ। मुझे याद भी नहीं है, उसमें से 5 के भी नाम याद नहीं है शायद। पर और फिर आया देख भाई देख। फिर देख भाई देख के दौरान मुझे लगा कि टीवी नहीं करना है, पर देख भाई देख की पॉपुलैरिटी इतनी रही कि फिर तो टीवी ही मेरा मेन प्रोफ़ेशन बन गया। हुँ। तो वो क्लैरिटी थी आपको कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मुझे लाइफ़ में कुछ चाहिए। हाँ, हाँ, और करेक्ट। आपने भी प्रसिद्धि का ज़िक्र किया। हुँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इंसान कभी-कभी ऐसे भी प्रसिद्ध हो जाता है कि उसका लोकल ट्रेन में चलना मुश्किल हो जाता है, हुँ, उसका बस में चलना मुश्किल हो जाता जी। है। आपके साथ भी ऐसा हुआ कि लोग आपको पहचानने लगे, आपको कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि यार मतलब एक तरफ लोग पहचान रहे हैं और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे धक्के खाते हुए जा रहा हूँ। हाँ। वो वाला भी था फ़ेज़? हाँ, ऐसा फ़ेज़ था, देख भाई देख जब शुरू हुआ था, तो ऐसा ही था कि मैं अंधेरी में रहता था और देख भाई देख की शूटिंग आरके स्टूडियो चेंबूर में थी। हुँ। तो मैं लोकल बस से ट्रैवल करता था। फिर देख भाई देख जब टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, तो लोग देखने लगे और लोग मुझे पहचानने लगे। तो मुँह पे तो नहीं बोलते थे, पीछे से मुझे आवाज़ आती थी, "वही है क्या?" अरे नहीं, नहीं, टीवी एक्टर क्या ऐसा बस में थोड़ी ट्रैवल करेगा। हुँ। तो मुझे एक तरफ से खुशी भी होती थी कि अरे वाह! मुझे पहचाना, वाह, वाह! मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। पर फिर वो दूसरा सेंटेंस कि टीवी एक्टर क्या बस में थोड़ी ट्रैवल करेगा। तो शर्मिंदगी भी महसूस होती कि हाँ यार, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे मुझे लोकल बस, ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना चाहिए, पर पैसे नहीं थे। तो पैसे फिर से जमा करने लगा और फिर मैंने अपनी मोटर बाइक खरीदी थी। फिर मैं बाइक से आया-जाया करता था। हुँ, हुँ, हुँ। हेलमेट लगा के। हाँ, हेलमेट लगा के, बिल्कुल। सर, मैं अब जो सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं इस सवाल के ज़रिए जो मुंबई एक्टर बनने के लिए लोग आते हैं और जिनका ग्राफ जो है ना, वो बहुत ही उतार-चढ़ाव से भरा रहता है कि एक हाथ में उनको बड़ी फ़िल्म मिल जाती है, बड़ा काम मिल जाता है, लेकिन फिर 4-5 साल जो है वो गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। हुँ, फिर उनको वहाँ पे इस बात के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो शाम का खाना कहाँ से खाएँ। हुँ। आपके साथ भी आपकी ज़िंदगी में भी वो पीरियड था कि आपने मालगुडी डेज़ कर लिया था, गुजराती प्ले आप किया करते थे और मतलब आपको इम्पोर्टेंस मिल चुका था कि अच्छे होटल में आपको रखा गया, आप फ्लाइट से आए गए। एक मतलब कि एक ओहदा आपको मिल गया कि हाँ भाई, हुँ, अभिनेता को हुँ। जो इज़्ज़त मिलती है और उसके बाद फिर एक पीरियड ऐसा आया कि जब आपने जीवन यापन के लिए सोडा मशीन बेचने का काम किया जी। और आपके पैरों तले ज़मीं उस दिन खिसक गई, जिस दिन अरुंधति जी, जिन्होंने आपको मालगुडी डेज़ के लिए कास्ट किया था, उन्होंने आपको सोडा मशीन
बेचते हुए जी, एक जगह देखा जी, और उस समय आपकी आँखें नम हो गई सर। जी, जी। इसके बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शकों को उम्मीद जगे कि जब इस तरह का दौर ज़िंदगी में आए तो वहाँ से भी बाउंस बैक किया जा सकता है। वो ऐसा ही हुआ कि मालगुडी डेज़ के लिए जब मुझे कास्ट किया गया था, तभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और पहली बार फ्लाइट से बैठा, 5 स्टार होटल में पहली बार ठहरा और अपने कमरे में ज़ोर-ज़ोर से छलांगे लगाईं। हुँ, अ, गाड़ियों में घूमा, मेरा एक स्पॉट बॉय दिया गया था, तो इतना सारा मतलब बहुत ही जैसे सररियल सा लग रहा था। फिर वापस आया और फिर ग्रेजुएशन हो गया था मेरा, फिर सेल्समैन की जॉब कर रहा था, सोडा मेकिंग मशीन बेच रहा था। तो घर-घर जाके वो बेचता था और कभी-कभार हमारे ऐसा होता था कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर या ऐसा कोई बड़ा स्टोर होता है, तो उसके अंदर हमको एक टेबल दिया जाता है, तो उस स्टोर के जो कस्टमर्स आते हैं, उनको हम डेमो हुँ, दिखाते हैं कि इसका पानी से इस तरह से सोडा बनता है और इस तरह से कोल्ड ड्रिंक बनता है। तो वैसे हमको करना होता है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे मैं गया था स्टोर पर, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टोर में तो जगह नहीं है, फला-फला है, तो आप स्टोर के बाहर हम आपको टेबल वगैरह देंगे। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील हुआ, पर मैंने बॉस को फ़ोन किया तो बॉस ने कहा कि हाँ, इस बार चला लो, लाइक नेक्स्ट टाइम हम लोग का विल सी टू इट कि आपको अंदर ही टेबल मिले, पर जस्ट डू इट फॉर टुडे। हुँ, मैंने कहा चलो ठीक है, तो ऐसे में उस स्टोर के बाहर टेबल लगा बैठा और फिर आते-जाते लोगों को मैं डेमो दिखा रहा था कि इस तरह से मशीन चलता है कि पानी डालो और वो सिलेंडर होता है, उसमें गैस निकलती है, पानी में भरती है और फिर वो सोडा बन जाता हुँ, है हुँ, और उसमें अलग-अलग सिरप डालो, ऐड करो, तो वो उसका स्वाद गोल्ड स्पॉट या थम्स अप जैसा हुँ, आने हुँ, लगता है। तो तब कुछ 2-3 जवान लड़कियाँ गुज़र रही थीं, तो उन्होंने देखा और किसी को मैं सैंपल पिला जी। रहा था, तो उनको लगा कि मैं कुछ शरबत वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, "अरे! लेट्स हैव सम कोल्ड ड्रिंक, व्हाट विल हैव काला खट्टा, ऑरेंज ये है, वो है।" तो मैंने बोला, "आई एम नॉट अ गोला शरबत वाला, आई एम सेलिंग दिस मशीन।" तो वो तभी मैं थोड़ा मायूस-सा हो गया कि मुझे क्या समझ रहे हैं ये लोग। हुँ, एनीवे फिर वो तो लड़कियाँ हाँ, 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 हँसते हुए चली गईं और फिर मैं अपने आप को सँभाल ही रहा था, तब अरुंधति राव जी वहाँ उस स्टोर के अंदर जा रही थी। वो मुंबई आई हुई थी किसी काम से, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा वो ट्रीटमेंट दिया था हुँ, बैंगलोर में हुँ, और उन्होंने एक बार बाहर देखा और बोला, "अरे देवेन यू आर सेलिंग योर ड्रिंक्स?" तो तभी वो होता है ना उनकी आँखों में देखकर मैं देख ही नहीं पाया और वो पैरों तले ज़मीन निकल जाना क्या अ, वो फ्रेज़ होता है उसका अर्थ समझ में आया और मैं इतना ही अपसेट हो गया। फिर उन्होंने मुझे सँभाला कि इट्स ओके, इट्स फाइन, नो बिग डील, उसमें कोई काम छोटा नहीं होता। मतलब शी रियली ट्राइड हर बेस्ट मुझे काम डाउन करने के लिए। पर वो मेरे लिए ये था कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि मेरी असलियत इनको पता चल गई या क्या है, जहाँ मुझे इतना बड़ा स्टार की तरह मुझे ट्रीट करते थे, पर इतना ऑकवर्ड सा था। पर उन्होंने फिर मुझे इतना समझाया, मुझे मेरे पास में मुझे बिठाया और कहा इट्स फाइन, लाइक कोई इट्स ऑलराइट, मतलब इतना कुछ उन्होंने समझाया हुँ, कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, दिस इज जस्ट अ फेज। और ये करता हूँ तो कोई मैं चोरी नहीं करता ना, मैं भीख मांगता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उसके पैसे मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। पर एट द सेम टाइम मेरा जो थिएटर से लगाव था वो मैंने नहीं छोड़ा और फिर वही थिएटर धीरे धीरे मुझे फिर टीवी की और फिल्मों की ओर लेकर चला गया। हुँ। सर एक्टर के लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी मतलब ज़रूरी बात होती है बहुत सर? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मुझे कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं कि गाइड हुँ, करो, हमको भी मुंबई आना है। हुँ, तो मैं उनको मैं बोला मैं कोई इतना बड़ा ऐसा कोई नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सलाह दे दूँ। मुझे इतना अनुभव नहीं है, पर मेरा जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई पैसे बहुत हों, जेबें भरी हुई हों, तो आना मुंबई, क्योंकि मुंबई खाता है पैसे, धड़ाधड़ पैसे ख़त्म होते हैं और काम मिलता नहीं है, दर-दर की ठोकरें खाते हैं और लोगों को काम मिलता नहीं है और फिर इतना फ्रस्ट्रेशन आता है। चाहे कितने ही अच्छे कलाकार हों, बुरे कलाकार हों, दिखने में अच्छे हों, व्हाटएवर, किसी के कॉन्टैक्ट्स हों, इन्फ्लुएंस हो किसी की भी, पर ये बहुत डरावनी है मुंबई। तो प्रिपेयर्ड होकर आओ और लक के बिना कुछ नहीं होगा।
तो ऐसी 2-4 चीज़ें हैं कि पैसे तो इम्पोर्टेंट हैं हम्म, और इवन अदरवाइज़ इन लाइफ में सारी खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती। आई आई नो ऐसी बहुत सारी खुशियाँ हैं जो ऐसी होती हैं जिनका पैसे से कुछ लेना-देना नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट एक इंग्लिश में या कहीं कहावत है या कहीं पढ़ा था मैंने कि इट फील्स अ लिटिल बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज देन टू क्राई ऑन अ बाइसिकल। करेक्ट। तो इसलिए पैसे तो बहुत ज़रूरी है भई। हम्म। आपके अलग-अलग किरदारों से जी, अलग-अलग पीढ़ी के लोगों ने जी। अपना मतलब कि कनेक्शन बना लिया है। जी, जी। मुझे बताइए कि इस तरह के जब कालजयी किरदार एक अभिनेता को अपने ज़िंदगी में निभाने का मौका मिलता है, उसका प्रेशर कितना रहता है? प्रेशर नहीं रहता है, बिल्कुल ही प्रेशर नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। विद गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छे-अच्छे किरदार करने का मौका मिला। बिल्कुल। चाहे वो देख भाई देख का करीमा हो या तारा का पेठा हो या जो जीता हुआ सिकंदर या लास्ट मैंने जो टीवी सीरियल किया था भाकरवड़ी भाकरवड़ी, अन्ना। हाँ। तो आई फ़ील आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे इतने सारे अलग-अलग किरदार करने का मौका मिला। एक बहरूपिया बन के मैं लोगों के समक्ष आया और ये तो एक किक है, कोई भी एक्टर के लिए इतने मज़ेदार अलग-अलग रस को निभाना और ये मौका मिलना अपने आप में बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसमें पूरा खरा उतरूँ। वो चैलेंजिंग रहता है कि पिछले मैंने जो किया था उससे अलग हो, सिर्फ़ वो नहीं पर कुछ ये जो कर रहा हूँ, वो बड़ा मज़ेदार हो हुँ, और सिर्फ़ ऑडियंस के लिए नहीं, सबसे पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझे करने में मज़ा आना चाहिए। मैं इसमें क्या करूँ? मैं इसको चलो ऐसा करूँ, वैसा करूँ, इस तरह से करूँ, उस तरह से करूँ। मतलब 10,000 अलग-अलग पहलू से मैं अपने किरदार को देखता हूँ। फिर क्रिएटिव टीम के साथ, राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ डिस्कस करता हूँ, उसको इम्प्रूव करता हूँ, डेवलप करता हूँ जब तक शूटिंग शुरू ना हो और फिर शूटिंग शुरू होती है। और शूटिंग के दौरान भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट जर्नी कभी-कभी कुछ-कुछ सीन्स में कुछ नए रंग उस कैरेक्टर को देखने मिलते हैं। कुछ याद आ रहा है अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप बताना चाहें? हाँ, जैसे कि भाकरवड़ी का हमने अभी जी। ज़िक्र किया तो उसमें अन्ना का किरदार था, तो काफ़ी मज़ेदार वो कैरेक्टर था। उसमें कुछ एकाध कोई सीन था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भले ही इतना खड़ूस किस्म का बंदा है, पूरे मोहल्ले में इसकी एक सब लोग डरते हैं इससे और पूरा प्रभाव है, फैमिली वाले हेड ऑफ़ द फैमिली है। पर इसकी कुछ वल्नरेबल साइड भी हों तो कैसा रहेगा ऐसा मैंने सोचा तो मैंने डिस्कस किया राइटर के साथ उनको ये बड़ा अच्छा लगा। तो क्या-क्या हो सकती है उस पे चर्चाएँ हुई, डिस्कशन हुआ। तो फिर एक ऐसा सोचा कि ये ऐसा कोई कलाकार हो सकता है जो अपने मतलब जो है बड़ा बेकार किस्म का कलाकार पर इसको लगता है कि वो बहुत बड़ा है। कि जैसे कि वो बोलता है कि मैं प्राणियों की आवाज़ निकाल सकता हूँ। और हूबहू मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि बिल्ली ही बोली अगर मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूँ तो। फिर निकाल के बताऊँ क्या? तो सामने हाँ, बताओ, बताओ। म्याऊँ, म्याऊँ। लगा ना कि बिल्कुल बिल्ली बोली? लगा ना आपको? अभी क्या करूँ मैं हूँ ऐसा तो हूँ, अभी भगवान ने ये टैलेंट दिया है तो दिया है। तो इस तरह का मतलब म्याऊँ, हुँ, म्याऊँ के इसमें क्या है ही बड़ा टैलेंटेड। पर वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो इतना टैलेंटेड है नहीं इस मामले में पर अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानता है और इस तरह से उसमें से ह्यूमर भी बाहर आता है और उसकी वल्नरेबिलिटी बाहर आती है हुँ, कि वैसे खड़ूस है, काफ़ी बार इमोशनल हो जाता है, फ़नी है बहुत समटाइम्स ही इज़ वेरी फ़नी। पुंग पुंग पा ऐसे करके वो अपना दामाद जो है उसका वो सी ग्रेड किस्म की फ़िल्में बनाता है और वैसे उसमें गाने होते हैं। तो वो वैसे तो दामाद की बहुत बुराई करता है कि कैसा है मेरा दामाद, ऐसी अश्लील फ़िल्में बनाता है, ऐसे गाने बनाता है। पुम पुम पा, चोली तो जगमग मैं हूँ। ऐसे करके वो पूरा गाना गाता है, डांस करता है, एन्जॉय करता है और फिर ख़त्म करके फिर बोलता है, ऐसे गाने बनाता है मेरा दामाद। मतलब वो एन्जॉय बहुत करता है। तो ये सारे जो
क्वर्क्स है ना, क्या बात है, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए या उधर सब मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है। तो वो पहले से ये कैरेक्टर में नहीं था। वो फिर 40-50 एपिसोड्स निकले, फिर कुछ ख़्याल आया कि इसको ऐसा करें तो इस तरह से उसमें धीरे-धीरे कुछ रंग भरते जाएँगे ताकि वो किरदार मोनोटोनस ना हो, थोड़ा और कलरफुल रहे, एंटरटेनर रहे। तो ऐसा मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। कभी सफल होता हूँ, कभी नहीं भी सफल होता हूँ। तो जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको खींच लो, थोड़ा, तो तुरंत हम लोग सँभाल कभी लेते ऐसा हैं। हुआ कि आपको लग रहा है कि वर्क नहीं कर रहा था, फिर आपने चेंज कर लिया? हाँ, इसी की ये पुम पुम पा की मैं बात कर रहा था। हुँ, तो वो बहुत, जैसे आपने कहा कि हाँ, दूसरे भी हँस रहे हैं, तो वैसे भी यूनिट में भी बहुत ह हँसने लगे थे लोग। और वो धीरे-धीरे फिर हर 1-2 एपिसोड में एक आध बार अन्ना का वो पुम पुम पा टाइप का ऐसा कुछ अलग-अलग किस्म के गाने ऐड करने लगे। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या होने लगा ना, थोड़ा राइटर भी कैरिड अवे हो गया हुँ, और मैं एज़ अ परफॉर्मर भी थोड़ा कैरिड अवे हो गया। हुँ, और फिर थोड़ा ज़्यादा हम लोग फैल जाते हैं ना, ऐसा मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा आगे फिर फैलने लगा। हुँ, तो फिर एक समय ऐसा आया जहाँ मैंने अपने आप को देखा एपिसोड में और मुझे लगा ये क्या कर रहा हूँ मैं? उसकी क्यूटनेस चली गई, अभी ये थोड़ा वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है। दैट वाज़ नॉट द इंटेंशन। सेल्फ अवेयरनेस था आपको? बहुत मैं बॉल्फ रखता हूँ, मैं अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। मैं ज़्यादातर जो काम करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो हाँ, हाँ, वो बहुत अफ़सोस होता है, ये क्या किया मैंने यार, क्यों किया? मैं कहाँ था, मैंने देखना चाहिए था मॉनिटर, ये है, वो है, मैं कर ही कैसे सकता हूँ ऐसा वगैरह-वगैरह। तो वो मैंने देखा और मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ और मैंने फिर क्रिएटिव टीम के साथ डिस्कस किया कि यार हमको, देन दे आल्सो अग्रीड एंड इमीडिएटली वी टूक अ यू टर्न और थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कर उसको कम करते गए और फिर से वो डिग्री में लाए, जिस डिग्री में जिस क्यूटने के साथ, भोलेपन के साथ वो शुरू हुआ था। हुँ, तो ये जो प्रोसेस रहता है ना, वो मैं सबसे ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। ओके, ओके। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं इस पॉडकास्ट को रैप करूँ सर, जाने से पहले धपकारू करके एक फ़िल्म है, ये आपकी आगामी फ़िल्म है, अपकमिंग फ़िल्म है, जो कि गुजराती भाषा में है और इस फ़िल्म का प्लॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से एक बहुत ही घटिया किस्म का व्यक्ति है और उसका फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है और किस तरह फिर वो अपने काम से जिन-जिन लोगों के दिल को दुखाया था उसने, उससे जाके वो माफ़ी माँग रहा है, चाहता है कि वो उसे माफ़ कर दे। माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती है, ये कहानी आपको जाके देखनी होगी। मुझे पता चला कि ये फ़िल्म जो है, ये साजिद नडियाडवाला सर इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रहे हैं और ये भी कम लोगों को पता है कि साजिद सर के जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो गुजरात के नडियाड करके ही कोई शायद गाँव, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सर आप करेक्ट करेंगे, वहाँ के रहने वाले थे। तो इस फ़िल्म के बारे में, इस फ़िल्म के प्लॉट और इस किरदार के बारे में एक बार आप बताइए सर? ये गुजराती फ़िल्म का टाइटल जैसे कि कहा धबकारो, उसका मतलब होता है हार्ट बीट, हुँ, धुक-धुक, धुक-धुक, तो ये इसको धबकारो बोलते हैं। तो ये फ़िल्म इस आदमी की है, जो कुछ ऐसा होता है जब वो बहुत बुरा आदमी है। बहुत बुरा मतलब बहुत ही बुरा, कि फ्रॉड है, लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग गया है। अ, औरतों के साथ बुरी तरह पेश आता है, बीवी को मारता है, बहन को मारता है, चप्पल से थूकता है। ओह! दोस्तों की बीवियों को खेत में ले जाता है, वैसा वाला आदमी है। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर इस बस आदमी सच में सॉरी फॉर माय वर्ड, वो हरामी या घटिया हरामी, व्यक्ति है वो। बिल्कुल हाँ, मतलब हाँ, जितने बुरे शब्द इसके लिए हाँ। निकल पाएँ उतने कम है, वैसा ही आदमी है। ये जवानी में ऐसा था, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ तब तक ये ऐसा ही रहा हुँ, और फिर वो तो मिडल ईस्ट चला जाता है और फिर वहाँ पर भी वैसा ही है। पर फिर कुछ ऐसी घटना घटती है, जहाँ से उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो ये हृदय परिवर्तन के बाद जो है कि वो अपने हार्ट बीट्स मिस करता है और ये हमारे डायरेक्टर का एक और ये फॉरगिवनेस की कहानी है। वो माफ़ी माँगने के लिए दर-दर भटकता है। उसको अफ़सोस होता है, रिडेम्पशन की ये जर्नी है। इट इज़ अ जर्नी
अबाउट रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। वो हर जगह जाता है और उन्होंने जो भी गलत किया है उसको सही करने की कोशिश करता है, पर वो किस हद तक सफल होता है, कहाँ तक नहीं होता है, उस बारे में ये कहानी है। ये सुनने में बड़ी ही सीरियस टाइप की कहानी लगती है क्योंकि मैं शायद बहुत बुरा नरेटर हूँ बट नहीं, नहीं इट्स अ सर। वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। हुँ, बहुत गहरी बात ये फिल्म कहती है इन अ वेरी एंटरटेनिंग फॉर्म। हुँ, एंड इट इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय अभिषेक, जो एक नेशनल अवार्डी है, जिनको हेलारो के लिए हेलारो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, तो उन्होंने ये डायरेक्ट की है। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड डायरेक्टर है जिनके हुँ। साथ काम करने का बड़ा ही मज़ा आया। कब आ रही है सर आपकी ये फ़िल्म? तो ये 1 मई को धबकारो रिलीज़ हो रही है। हाँ, हाँ। तो इसमें अभी हमारे साथ साजिद नडियादवाला जी जुड़े हैं, उनका हुँ, बैनर जुड़ा है नडियादवाला ग्रैंडसन्स। हुँ, और उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे वो नडियाद, गुजरात में एक छोटा शहर है नडियाद, हुँ, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। और वो सुना है कि 75 साल पहले मुंबई आए थे हुँ, फ़िल्में बनाने, तो हुँ, तब से नडियादवाला का बैनर शुरू हुआ था। हुँ, और अभी उसी गुजरात को लेकर इस गुजराती फ़िल्म के साथ जुड़े हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फ़िल्म। इस फ़िल्म में मेरा जो रोल है, वो इतना अलग है कि मैंने ज़िंदगी में इतने सालों में मेरा सौभाग्य रहा है कि अलग-अलग किस्म के रोल मैंने हुँ, किए। हुँ, पर इसमें जो मेरा किरदार है, ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। 9 रस, सारे के सारे 9 रस इस किरदार में जुड़े हैं। हुँ, मतलब आप, मतलब एज़ अ कलाकार मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को अगर वो चॉकलेट की दुकान में छोड़ दो, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो लाल वाली कैंडी ले या कैंडी ब्लू शॉप में, वाले हाँ। कैंडी शॉप में छोड़ दें। हुँ, तो इस तरह से मेरा किरदार है कि मुझे ये भी करने का मौका मिला, वो भी करने का मौका मिला। और प्लस अभिषेक के निर्देशक के अंडर उन्होंने जो इतना सुलझा हुआ है, एंड ही इज़ वेरी ओपन टू सजेशंस। तो हुँ, हमारा क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो बड़ा मज़ेदार रहा। हुँ। सो इट वाज़ क्वाइट एनरिचिंग फॉर मी टू डू दिस फिल्म। नहीं सर, ये जो प्रेमाइस आपने बताया, ये बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ हैं सर कि ये फ़िल्म आप लोग जाकर देखें जी। और इस फ़िल्म को उतना ही प्यार दें। जाने से पहले चूँकि इसी फ़िल्म से 1-2 सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने फॉरगिवनेस की बात की हुँ। सर। जीवन में किसी को माफ़ कर देना कितना ज़रूरी होता है? माफ़ तो करना ही चाहिए। मैं बहुत लेकिन दिल हो नहीं स पाता है ना सर, वो ईगो के चक्कर में या फिर जैसे मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा किया हुँ, और वो माफ़ी माँग रहा है, लेकिन हुँ, मतलब मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, तो माफ़ कर देना भी कभी-कभी होता है कि लोग अपने माँ-बाप को ही माफ़ नहीं कर पाते हैं, हुँ, लोग अपने भाई को माफ़ नहीं कर हुँ, पाते हैं। हुँ। और माँ-बाप को माफ़ ना कर पाना, कहा भी जाता है कि एक उम्र के बाद आपको अपने माँ-बाप को माफ़ कर देना चाहिए। हुँ। ये माफ़ करना, ये इतनी बड़ी बात क्यों हो जाती है इंसानों के लिए सर? सॉरी, आई बेग टू डिफर हियर, पर माँ-बाप को माफ़ कर देना चाहिए किस उम्र के बाद? क्यों? हम होते कौन है माँ-बाप को माफ़ करने वाले? वो माँ-बाप है। मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि वृद्धाश्रमों की कमी नहीं है इस दुनिया में सर। ओल्ड एज होम में आप जाइएगा तो वहाँ अलग दुनिया होती है। कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं या उनको अपने माँ-बाप से बहुत शिकायतें होती हैं। उनको अपने पिता से बहुत शिकायतें होती हैं कि आपने मुझे नहीं समझा, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया। फिर वो खुद भी पिता बनते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा मेरे पिताजी ने अ, भले ही ये मतलब कि स्ट्रिक्ट थे वो, लेकिन कहीं न कहीं उसमें फ़ायदा मेरा था और फिर जब तक वो समझते हैं तब तक या तो बहुत देर हो चुकी होती है, करेक्ट। पिताजी दुनिया में रहते नहीं हैं, या फिर वो बहुत हिम्मत करते हैं कि हाँ भाई चलो अब मैं अपने पिताजी को माफ़ कर दूँ। हुँ, और वो डायलेमा भी होता है कि मैं हुँ। होता कौन हूँ करेक्ट, अपने बाप को माफ़ करने वाला। करेक्ट, करेक्ट। बट वो एक प्रोसेस में फँस जाता है इंसान, उसके बारे में मैं सही, मतलब। मेरा तो यही मानना है कि हम लोग कौन होते हैं माँ-बाप को माफ़ करें या ना करें? हम होते कौन हैं? सेकेंडली ये फ़िल्म, ये करेक्ट आपने कहा कि काफ़ी बार कुछ-कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जो जिनको बहुत लेट रियलाइज़ होता है। इस कैरेक्टर को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या-क्या गलती की है, लोगों के साथ क्या-क्या किया है, और वो माफ़ी माँगना चाहता है।
वो दर-दर जा रहा है माफ़ी माँगने के लिए। तो यहाँ जो फ़िल्म है वो इस बारे में नहीं है कि इसको माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती। हुँ, ये जो जर्नी है उस बारे में ये फ़िल्म है। और ऊपर से एक थॉट क्रिएट करती है कि इन्होंने तो माफ़ी माँग ली, पर इस बीच, इस दौरान जिनके साथ इन्होंने गलत किया है, उनके साथ क्या-क्या हुआ होगा? करेक्ट। इतने साल तक जो क्या मेंटल स्ट्रेस से गुज़रे होंगे, उस बारे में ये फ़िल्म है। और इसीलिए उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल ऑडियंस को फेंक रही है ये फ़िल्म। हुँ, हुँ। इट्स अ वेरी थॉट प्रो मतलब ये मैं यही कह रहा हूँ कि इस फ़िल्म से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लेकर निकलेंगे, बट नॉट विथ हेवी दिमाग, अरे पका दिया यार, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ। इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे में। इन एंटरटेनिंग वे, इन अ वेरी हुँ, पॉजिटिव वे, या रात को सोते समय कुछ चल ना इसको फ़ोन कर लेता हूँ, क्या बिगड़ के आ जाएगा? इसको मैसेज कर देता हूँ, इट्स फाइन यार, जो हुआ वो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी की तो ज़रूरत है, वही नहीं हो करेक्ट, पाता है बहुत सारे करेक्ट, लोगों करेक्ट। से। तो ये फ़िल्म अ, इसी के बारे में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत एनरिचिंग फ़िल्म है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं मतलब अब एक्साइटमेंट और जी। आपने बढ़ा दी है। सॉरी, मैं बार-बार ना मैं बहुत इमो हो जाता हूँ। मैं कुछ फ़िल्म फ़िल्म सीरियल देखता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ। हाँ, मतलब आप मतलब क्यों हैं इतने भावुक मतलब मैं कि हूँ अभी, मैं क्या कहूँ, मेरे दोस्त यार भी हँसते हैं मुझ पे कि अरे! तुझे मालूम है ना, तू शूटिंग में था, तू शूटिंग में भी तो गया था इसके, हाँ। तू खुद क्या रो रहा है? बट देन अ, नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर। अच्छे इंसान जो होते हैं जिनके सोल पे कोई परत नहीं जमी होती है, तो फिर जब उनको बहुत सारी चीज़ें फिर असर करती हैं, हुँ, कि इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान 4 से 5 मर्तबा आपकी आँखें नम हुईं और खुद के कहानियों से ज़्यादा दूसरों की कहानियों का जब ज़िक्र हुआ, तब आँखें आपकी ज़्यादा नम हुईं। जी, ये शायद आपके अंदर के उस बच्चे को भी दर्शाता है, जो कभी-कभी हम लोगों को गट्टू में दिखता है। ये उस जवान देवेन की कहानियों को भी दर्शाता है, जो कभी-कभी हमको दुष्यंत में मिलता है। हुँ, इन तमाम किरदारों के साथ हम लोग बड़े हुए हैं आपके जी, इन किरदारों को देखते हुए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कई सालों में आपके और भी अलग-अलग शेड्स के किरदार हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। सर। मैं यहाँ ये जोड़ना जोड़ना ज़रूर चाहूँगा कि जी। जैसे कि आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो मेरे कुछ कैरेक्टर्स कल्ट बन गए, चाहे वो गट्टू हो या दुष्यंत हो या पटेल हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं जनरली इतना बड़ा दावा जी। करता नहीं हूँ, हुँ। पर हियर आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी कि इस फ़िल्म के बाद लोग डाया भाई पटेल को जानेंगे। क्या बात! क्या बात! क्या बात! और हम लोग चाहते हैं सर कि ये बात बिल्कुल सत्य हो। एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुकी है और इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप बिल्कुल, आपको बातचीत करके अच्छा लगा हो सर। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुल गया, कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अरे नहीं सर, ये हम लोगों का सौभाग्य है सर और बचपन में मैं आपको टेलीविज़न पे देखता था। आज आप मेरे समक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे और हमारी पूरी टीम का सौभाग्य है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि जी। आप प्लीज़ देखिए धबकारो, जो 1 मई को रिलीज़ होने जा रही है, और सिनेमाघर में जाकर देखना, मज़ा आएगा। दिस फ़िल्म इज़ वर्थ इट, ट्रस्ट मी। हेलो, मैं हूँ देवेन भोजानी। अगर इस पॉडकास्ट देखकर आपको मज़ा आया, देन सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री।